ये वीडियो ना बड़े एक सिंपल रीजन से एग्जिस्ट करती है, आपको कामली लॉजिकली ये समझाने के लिए कि मैं पर्सनली यूएस स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करता हूं और इंडिया में बैठे बैठे ये लीगली और इजीली कैसे होता है। और इसी टॉपिक के अराउंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रहे ना तो वो इसी वीडियो से आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो में ना कोई हाइप होगी, ना कोई गेट रिच प्रॉमिस होगा, ना कोई कंफ्यूजन होगा। अगर आप बस नॉलेज और एक्सप्लेनेशन पे ट्रस्ट करते हो तो ही ये वीडियो आगे देखना। तो आप चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि आखिर ये यूएस स्टॉक्स मैटर भी क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि मेरा यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मेजर रीजन रिटर्न्स कभी था ही नहीं। अगर बस रिटर्न्स ही चेज करने होते तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा इनफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। देखो मेरा मेन रीजन था एक्सेस टू इनोवेशंस। यूएस मार्केट ना पैसों के साथ साथ आइडियाज का भी एक मार्केट है। जरा बस इस चीज को सोच के देखो कि एप्पल ने सिर्फ फोन या मैकबुक नहीं बनाया, एप्पल ने एक बिहेवियर चेंज क्रिएट किया। आज हम लोग उनके बनाए हुए फोन और लैपटॉप से इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि वो जैसे हमारी जिंदगी का एक पार्टी बन चुके हैं। उसके बाद गूगल ने कभी एक सर्च इंजन बनाया ही नहीं, गूगल ने एक्चुअली में नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया। और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट, जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाने के बिजनेस में नहीं है, वो एक्चुअली में एक मॉडर्न वर्क कल्चर भी बिल्ड कर रहे हैं। और रिसेंट के ईयर्स में फेमस हुई एनवीडिया को भी आप देख लो। आज का जो एआई बूम आप देख रहे हो ना, वो इस कंपनी के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। अब ये सारी कंपनीज एक्चुअली में अगर देखोगे तो आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं बना रही, प्रॉफिट कमाना एक बहुत छोटी सोच हो गई। ये एक्चुअली आपका आने वाला कल डिजाइन कर रहा है और उसी के साथ साथ एक बहुत मेजर इंपैक्ट छोड़ रहा है। और जब आप सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन स्टोरीज का सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के रह जाते हो। आप एक टाइप से ना सिर्फ एक कस्टमर हो, वहां पे कुछ ओनरशिप नहीं है आपकी। तो मेरे लिए ना ये शिफ्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक यूजर से एक ओनर बनना। क्योंकि करंट टाइम में अगर पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है तो इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर एक थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन भी लगता है। बट मैं आज भी इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। इंडिया मेरा एक्चुअल कोर है। यूएस स्टॉक मार्केट आप सोचोगे जो मेरे अंदर इनोवेशन वाला कीड़ा है ना, वो उसको सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं आपको इंडियन और यूएस के मार्केट का कंपैरिजन बताऊं तो आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग चीजें पता चलेगी। सीधे एकदम डेटा पे आते हैं। अगर हमने यूएस के और इंडियन मार्केट को अगर कंपेयर किया तो जैसे इंडिया में एक बेंचमार्क है सेंसेक्स का, वैसे ही यूएस के लिए एक बेंचमार्क है S&P 500। ये ना दो कोई रैंडम इंडाइसेस नहीं है, ये दोनों अपने अपने देश की टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ये वीडियो ना ये प्रूफ करने के लिए नहीं है कि यूएस हमेशा इंडिया से बेहतर है। देखो एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि कभी इंडिया आउट परफॉर्म करता है तो कभी यूएस आउट परफॉर्म करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों का बिहेवियर ना काफी ज्यादा सिमिलर होता है। इसका बस फर्क वहां से शुरू होता है जहां से लोग यूजुअली ध्यान ही नहीं देते, और वो है कंपाउंडिंग प्लस करेंसी। मान लो एक सिंपल सिनेरियो, अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न्स इक्वल्स मार्केट ग्रोथ, लेकिन अगर आपने वही यूएस में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न इक्वल्स मार्केट ग्रोथ प्लस डॉलर एप्रिसिएशन अगेंस्ट रुपीज। यही वो एक्स्ट्रा लेयर है जो यूएस इन्वेस्टिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, आप हिस्ट्री देख लो। डॉलर जैसे धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया, रुपी वैसे ही धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता गया। मतलब जब आप रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करते हो और बहुत सालों बाद वापस लाते हो तो सिर्फ स्टॉक का रिटर्न नहीं मिलता, आपको एक करेंसी का भी रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कम स्मार्ट है या फिर इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये बताने का सिर्फ यही मतलब है कि यूएस इन्वेस्टिंग ना एक टाइप से एक एडिशनल डायमेंशन ऐड कर देता है आपके रिटर्न्स में। इसको ना ऐसे मत देखो कि इंडिया वर्सेस यूएस की बात चल रही है, ऐसे देखो कि इंडिया एंड यूएस इन्वेस्टिंग की बात चल रही है। ये डॉलर अप्रिसिएशन वाली चीज ना सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं कि मैं खुद यूएस इन्वेस्टिंग का मेन रीजन करेंसी को नहीं मानता, क्योंकि ये जो डॉलर अप्रिसिएशन ना उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको मैं एक टाइप से ना सिर्फ एक बोनस लेयर, एक एडिशनल लेयर मानता हूँ। जैसे हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे एक ही चीज का एक्सपोजर होता है, वो है मार्केट ग्रोथ। यूएस इन्वेस्टिंग में बस ये एक्स्ट्रा लेयर जुड़ गई। देखो फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो मान लो कि इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट ने हमें सेम रिटर्न्स दिए, फिर भी ये जो करेंसी का मूवमेंट होगा ना, वो आपको फाइनल रिटर्न्स को ना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये चीज ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि वो बस 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। या एक्चुअली में ना 5-10 सालों में आपको एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। और अगर मैं करेंसी के डिप्रिशिएट होने की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज क्लियर करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि इंडियन रुपीस का वैल्यू डिप्रिशिएट होना ये इंडिकेट नहीं करता कि इंडिया इकोनॉमिकली वीक है। जो भी दुनिया में डेवलपिंग और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है ना, उनमें करेंसी डिप्रिसिएशन ना एक ट्रेंड जैसा है। आपकी कंट्री आपको ग्रो करनी है तो उसके लिए आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करते हो, कैपिटल फ्लो बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ये डिप्रिसिएशन दिख के आता है। मैं ना पर्सनली इसलिए यूएस में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक ही करेंसी पे डिपेंड रहना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। देखो इंडिया में कमाना और इंडिया में ही स्पेंड करना हमारा हमेशा कोर रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर रखना ना रिस्क को एक टाइप से थोड़ा सा स्प्रेड कर देता है। और जब आप ये समझ लेते हो तो एक और डाउट आपको ना थोड़ा सा नेचुरली आ जाता है कि क्या ये सब लीगल भी है या फिर नहीं। और वही से आते हैं हम लोग हमारे अगले सेक्शन पे, विच इज LRS एंड लीगैलिटी। तो देखो ये जितनी भी सारी यूएस टेक कंपनीज है ना, वो सबसे पहले तो इंडिया से रेवेन्यू कमा रही है, इंडिया से डेटा ले रही है और इंडिया से ही अपने यूजर्स ग्रो कर रही है। टाइप से ना हम लोग उनके कस्टमर्स है,
पर एक सिंपल सवाल जो किसी के दिमाग में नहीं आता वो ये है कि अगर ये कंपनीज हमसे ग्रो कर रही है तो हम उनके साथ क्यों ना ग्रो करें। और जब भी तुम ये प्रॉफिट्स वापस इंडिया लाते हो तो टैक्स इंडिया में देते हो, उसके बाद जो अपने पैसे कमाए वो इंडिया में स्पेंड करोगे, कैपिटल जो है ओवरऑल इंडिया में लगेगा। इसीलिए मैं ना इसे एंटी इंडिया नहीं बल्कि एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन की लेंस से देखता हूं। अब ये सब लीगल है भी या नहीं, गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं, कहीं पे हमको कल प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये एकदम परफेक्ट वैलिड क्वेश्चंस है जो हर किसी के दिमाग में आ सकते हैं। और इसी एक डाउट की वजह से ना बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी नहीं करते। तो चलो एकदम सिंपल क्लियर वर्ड्स में आपको समझा देता हूं। इंडिया से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना कंप्लीटली लीगल है। देखो ये होता है कि एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है विच इज नोन एज LRS। LRS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट हर रेसिडेंट को ये अलाउ करती है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक कंट्री के बाहर भेज सकता है। हर सिटीजन को हर साल इसी अमाउंट के लिमिट में रहना पड़ता है। और ये ना सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं होता, इसमें बेसिकली आपका फॉरेन एजुकेशन कवर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वो कवर होता है। जो $250,000 है ना, इसका मतलब करीब करीब कुछ 2.2 करोड़ के आसपास हो जाएंगी। ये 99% कभी इस लिमिट के पार जा भी नहीं पाते। इसीलिए ना ये लिमिट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगती है। अब लीगल है ये तो हो गया, एक और दिमाग में एक डाउट आता है कि भाई ये लीगल तो है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पुराने जमाने में ना थोड़ा सा होता था कॉम्प्लिकेटेड, पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते थे, एक्सचेंज रेट भी उस टाइम के हिसाब से ना आपके लिए फेवरेबल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को सिंपल और सीमलेस बना दिया है। आज आप इंडिया में बैठ के प्रॉपर कंप्लायंस के साथ यूएस स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। आपको कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ता, कोई इसमें ग्रे एरिया नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ एकदम वाइट, रेगुलेटेड एंड ट्रेसेबल। और जब लीगलिटी क्लियर हो जाती है तो बस अगला लॉजिकल सवाल होता है कि कैसे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, प्रोसेस क्या होगा। और वहीं से हम लोग आते हैं मेरे खुद के पर्सनल सेटअप पे जहां से मैं इन्वेस्ट करता हूं, जिसका नाम है इंड मनी। अब ना मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूं, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आज मार्केट में काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक ही तरीका एग्जिस्ट करता है, लेकिन यार हर ऑप्शन ना हर इंसान के लिए सही नहीं होता। अब मैं जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल सेटअप है। तो देखो मैं जब यूएस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहा था, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा सिंपल थी, प्रोसेस एकदम सिंपल होनी चाहिए, कंप्लायंस क्लियर होनी चाहिए और अपना जो पैसा है वो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। और ओवरऑल ये सारी चीजें ना बस कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड लगे। अब इसी फिल्टर पे मुझे इंड मनी फिट लगा। अब देखो पिछले कुछ टाइम से मैं इंड मनी यूज कर रहा हूँ, उसके 4 मेन रीजन है। सबसे पहली चीज जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज देयर सिंगल डैशबोर्ड। एक ही जगह पे आपको इंडियन इन्वेस्टमेंट्स भी दिख जाते हैं, यूएस स्टॉक्स भी दिख जाते हैं, ट्रैकिंग भी मिल जाती है और रिपोर्ट्स भी मिल जाती है। इससे सब कुछ ना ऐसा बिखरा बिखरा सा नहीं लगता, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। सेकंड वन इज देयर इंडियन कंप्लायंस, LRS के रूल्स, टैक्स रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें जब प्लेटफॉर्म के अंदर ही हैंडल होती है तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से जो आपका मेंटल लोड होता है ना वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और थर्ड ये चीज है कि इजी फॉर बिगिनर्स। अगर मान लो कोई यूएस स्टॉक $500 का है तो आपको $500 ही इन्वेस्ट करने पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इंड मनी पे ना आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी मिलता है, मतलब आप ₹100 जैसे छोटी से छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इससे होता क्या, आप पे प्रेशर कम रहता है, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। और तो और अगर आप यूएस स्टॉक्स या फिर ग्लोबल ETFs में SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लिटरली सिर्फ ₹500 से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट चीज आती है क्लैरिटी की। आपको इंड मनी यूज करते वक्त ये पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे इन्वेस्टेड है। इसीलिए मेरे लिए पर्सनली ना इंड मनी सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक ब्रिज है इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स के बीच में। अब देखो आपको प्लेटफॉर्म भी क्लियर होगा कि कहाँ से इन्वेस्ट करना है। अब एक्चुअल चीज आती है कि बाइंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैं आपको ना एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके इंड मनी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसे ओपन कर लो और बस अपना फोन नंबर एंटर कर लो। फिर उसके बाद आपको आपका नाम एंटर करना है एग्जैक्टली उसी वे में जैसे आपके पैन कार्ड पे है। तो बाद इसे बस कंटिन्यू पे क्लिक कर दो और अपना एक अकाउंट सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सारी डिटेल्स को बस चेक बॉक्स को टिक मार के बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अभी आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यूएस मार्केट में करना चाहता हूँ इसलिए मैं यूएस मार्केट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पैन कार्ड की आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और नेशनलिटी एंड देन फादर्स नेम एंड कौन सी सिटी में आप पैदा हुए थे। ठीक है, बाकी थोड़ी मोड़ी पर्सनल डिटेल्स से आप चाहो तो फिल कर सकते हो फटाफट से एकदम। ठीक है, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। मेरा यहाँ पे डिजिलॉकर से कनेक्टेड है पैन कार्ड, तो एकदम फटाफट वेरीफाई हो जाता है। बस कुछ चीज़ें एंटर करनी है मुझे यहाँ पे। अब ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपको एक सेल्फी मांगेगा वो, तो आपको वो सेल्फी खींचनी है। मैं यहाँ पे फटाफट एक सेल्फी खींच लेता हूँ। फिर बस आपको आपकी बैंक ऐड करनी है यहाँ पे जहाँ से आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे बस ऐड बैंक कर दिया एंड प्रोसीड टू लिंक अकाउंट, लेट्स डू इट।
ये ना बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आपके गूगल पे जिस भी बैंक से लिंक्ड रहेगा उससे आप फटाफट करवा सकते हो। एंड वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर फर्स्ट स्टॉक। देखो अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें थ्योरी की कोई भी बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि बाइंग एक्सपीरियंस कैसे होता है। और मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ना कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस समझा रहा हूँ। एंड इन्वेस्टिंग ना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सप्लोर पेज में आपको कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जैसे मुझे यहाँ पे एप्पल दिख रहा है, अल्फाबेट जो बेसिकली गूगल की पेरेंट कंपनी है वो दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, अमेजॉन दिख रहा है, टेस्ला दिख रहा है। ऐसी कई सारी यूएस की कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं एप्पल पे क्लिक कर देता हूँ तो एप्पल की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ जाती है। अगर कोई की इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे तो वो भी नीचे दिखा देता है। उसके बाद एप्पल का अगर कोई इनसाइट्स है कंपनी के, बिजनेस इनसाइट्स है, तो वो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है। प्लस आपको बाकी सारे स्टैट्स मिल जाते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद। और एक एनालिस्ट का नीचे जाके रिकमेंडेशन में मिल जाता है कि एनालिस्ट कहना क्या चाहते हैं। दे आर टेलिंग टू बाय, होल्ड और सेल द स्टॉक। ओके, उसके बाद एक फॉरकास्ट मिल जाएगा आपको, और नीचे जाके आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में मिल जाएगा कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपका चाहो तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, उनकी इनकम, उनकी बैलेंस शीट, उनका कैश फ्लो कैसा है, वो सब भी चेक कर सकते हो। और हल्का सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि जितने भी सारे बड़े बड़े फर्म्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्ट्रीट कॉर्प, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस की जिन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और उनके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स है, 9%, 7%। व्हेन इट कम्स टू एप्पल इज अ ह्यूज थिंग। तो समझो हमें इसे बाय करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपकी अमाउंट डिसाइड करना कि आपको कितना बाय करना है। यूएस के मार्केट में फ्रैक्शनल बाइंग अलाउड है। मतलब मान लो अगर ये $273 का कोई स्टॉक है, मतलब अगर इंडिया में कैलकुलेट करके देखोगे तो रफली 24-25 हज़ार का ये स्टॉक हो जाएगा। तो अगर आप इंडिया में इसे देखते तो आपको पूरा का पूरा एक स्टॉक एटलीस्ट परचेस करना पड़ता, बट यूएस में इसके आप पार्ट्स ले सकते हो। आप चाहे तो इसका $1 का एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, या फिर $100 का एक और बड़ा टुकड़ा ले सकते हो, या फिर $200 का ले सकते हो, या फिर इवन $273 दे के एक पूरा का पूरा स्टॉक भी ले सकते हो। अभी मैं बाय पे क्लिक करके एक अमाउंट डाल दूंगा। मान लो मुझे इसके एक छोटा सा अमाउंट पकड़ के देखते हैं, $10 के कोई स्टॉक खरीदने हैं। ठीक है, समझो मान लो मुझे $10 के स्टॉक खरीदने हैं। अभी सबसे पहले तो मुझे फंड्स ऐड करने पड़ेंगे मेरे यूएस वाले अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 10,000 रुपये। ठीक है, आपको प्राइस ब्रेकअप भी यहीं पे मिल जाता है इमीडिएटली कि कन्वर्ट करके आपको $109 मिलने वाले हैं। एक्सचेंज रेट एकदम बेस्ट है, 90.57, और जीएसटी के चार्जेस रफली अराउंड 45 रुपीज़ पड़ रहे हैं। अभी ना आप यहाँ पे देखोगे मैं लगभग 1,000 रुपये बचा रहा हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ना ग्रीन कलर में, ये ट्रांसफर चार्जेस और फॉरेक्स रेट जो होते हैं, जो बाहर आपको मिलते हैं, उससे कम प्राइस पे आपको एंड मनी देता है। इस वजह से आपके ये पैसे बचते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। मैं अभी यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ऐड मनी करूंगा मैं यहाँ पे। आपको एक कस्टमर आईडी मांग लेगा जो आप इजीली फेच करवा सकते हो। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते वक्त भी एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। सिर्फ आपको बाय पे दबाना है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आता है। अगर मार्केट ओपन है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर मान लो मार्केट अगर बंद है तो वो ऑर्डर क्यू में लग जाती है। टेंशन मत लेना, नेक्स्ट बार जब मार्केट ओपन होगा तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, आप अपने डैशबोर्ड पे क्लियरली देख सकते हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपके कितने शेयर्स है और आपकी करंट वैल्यू कितनी है। बस इतना ज़्यादा ईजी है कि यूएस स्टॉक को परचेज करना। अभी आपके दिमाग में शायद एक डाउट आ रहा होगा कि यार बाय तो कर लिया, लेकिन इसे सेल कैसे करना है, तो चलिए वो समझते हैं। अब एक बार आप स्टॉक खरीद लेते हो ना, तो सबसे कॉमन फेयर लोगों में ये रहता है कि कहीं पे मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। क्योंकि जब भी बात ये फॉरेन इन्वेस्टिंग की होती है ना, तो लोगों को लगता है कि हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे बैठे बैठे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल सिंपल है। सेलिंग यूएस स्टॉक उतना ही ईजी है जितना उसको बाय करना है। इसका प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको बस अपना स्टॉक सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेल ऑप्शन पे जाना है, और ना यहाँ पे भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप चाहो तो पूरे शेयर सेल कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक पार्शियल अमाउंट सेल कर सकते हो। इसी वजह से ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स है ना, यहाँ पे भी काम आते हैं। मतलब मान लो अगर आपको सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, या फिर थोड़ा सा कैपिटल निकालना है किसी काम के लिए, तो आपको उस पूरे स्टॉक को सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ओपन है तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट रियल टाइम में होता है। और मान लो अगर मार्केट बंद है तो ऑर्डर नेक्स्ट मार्केट ओपन पे एग्जीक्यूट होता है। आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉक इन नहीं देखने मिलेगा, कोई भी फोर्स्ड होल्डिंग देखने नहीं मिलेगी। और एक बार स्टॉक सेल करने के बाद पैसा आपके यूएस वॉलेट में आ जाता है। अब एक बार पैसा आपके यूएस वॉलेट में आ गया तो एक नेक्स्ट सवाल आता है कि ये पैसा वापस इंडिया कैसे आएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है। आप अपने यूएस वॉलेट से इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। पूरी की पूरी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसके जो भी चार्जेस लगते हैं ना, वो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। यहाँ पे कोई भी हिडन कंडीशंस नहीं होती। और आपका जो पैसा है ना, वो सिर्फ एक ऐप के भरोसे नहीं होता।
यूएस के साइड पे प्रॉपर ब्रोकरेज और कस्टडियन स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर मान लो कल को प्लेटफॉर्म के साथ कुछ भी हो जाए तो भी आपके स्टॉक सिस्टम के अंदर सेफ रहता है। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टिंग एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड सिस्टम है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है खुद से बैठ के स्टॉक देखने का, तो ऐसे मोमेंट पे मैं क्या करूं। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं यूएस ईटीएफ्स। ईटीएफ्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ये बेसिकली एक बास्केट है जिसमें मल्टीपल कंपनीज है, जिसे आप बस एक सिंगल क्लिक करके चूज कर सकते हो। बेसिकली आप एक एक स्टॉक चूज करने के बजाय एक पूरे मार्केट पे एक्सपोजर ले रहे हो। अब इसका अगर मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल दूं तो S&P 500 ETF ये है यूएस की टॉप 500 कंपनीज का ETF, जिसमें एप्पल भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, गूगल, एनवीडिया ऐसी कंपनीज भी आती है, और ये सब कुछ मिलेगा आपको एक ही ETF में। अब इसका फायदा क्या होता है, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है जो मैंने पहले बताया था वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरी चीज, सिंगल कंपनी का जो रिस्क होता है ना वो भी थोड़ा कम हो जाता है। यानी हो सकता है अगर एक कंपनी नीचे जाए तो दूसरी उसे बैलेंस कर दे। और जितने भी सारे बिगिनर्स हैं ना उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF से ही एक काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट ले लो उस मार्केट में। आप अगर चाहो तो मंथली SIP जैसा भी अप्रोच रख सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ हर महीने। लेकिन हाँ, ETFs भी मार्केट रिस्क के अंडर ही आते हैं, बस एक टाइप से ना रिस्क थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। अब ETFs आप समझ गए तो एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, विच इज टैक्स। अब टैक्स सुनते ही ना लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ गया, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। सबसे पहले तो आता है ये कैपिटल गेन्स टैक्स। यानी मान लो अगर आप किसी यूएस स्टॉक या फिर ETF को 2 साल के अंदर सेल करते हो तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब इस पे जो भी टैक्स स्लैब होगा वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। और मान लो अगर आप 2 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस पे रफली अराउंड 12.5% टैक्स लगता है एज पर करंट इनकम टैक्स रूल्स। अब अगर टैक्सेस क्लियर हो गए होंगे तो बात करते हैं डिविडेंड्स की। अब जब भी कोई यूएस कंपनी डिविडेंड्स देती है तो यूएस गवर्नमेंट पहले ही विथ होल्डिंग टैक्स काट लेती है। ये ना यूजुअली अराउंड 25% होता है। मतलब अगर $100 डिविडेंड मिला तो $75 आपके अकाउंट में आता है। 25% के हिसाब से जो $25 था वो कट गया। अब आप सोचोगे ये पैसा तो मैं लूज कर रहा हूं, लेकिन ये लूज नहीं हो रहा है। इंडिया और यूएस के बीच में एक टैक्स ट्रीटी है, इसीलिए जब आप इंडिया में ITR फाइल करते हो तो जो टैक्स यूएस में कटा है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, एकदम TCS जैसे। और एक लास्ट पॉइंट जो ज्यादातर लोगों पे ना अप्लाई नहीं होता पर जानना तो जरूरी है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा बाहर भेजते हो तो उस पे गवर्नमेंट 20% TCS लगाती है। अब इसको समझ लेना कि ये आपका ही पैसा है, रिटर्न फाइल करते वक्त ये क्लेम हो जाता है। अब इस पूरी वीडियो को ना एक जगह पे जोड़ते हैं। यूएस इन्वेस्टिंग कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई भी शॉर्टकट भी नहीं है, बस एक सिंपल लॉजिकल चीज है। ये वो मोमेंट है जब आप थोड़ा सा ग्लोबल सोचना शुरू करते हो। देखो मैं इसे खुद करता हूं और करता भी रहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ना एक कंट्री, एक करेंसी और एक ही मार्केट पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। और जब बात फॉरेन इन्वेस्टिंग की आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। मेरे लिए इंड मनी का ट्रस्ट यही से आता है। रेगुलेटेड मनी फ्लो, क्लियर लीगल स्ट्रक्चर, प्रॉपर ब्रोकरेज, कस्टोडियन सेटअप, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग एंड इंडियन कंप्लायंस। यहाँ पे सब कुछ व्हाइट है, सब कुछ ट्रेसेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंट्रोल आपके यानी इन्वेस्टर के हाथ में ही रहता है। बाय कब करना है, सेल कब करना है, पैसा कब इंडिया लाना है, डिसीजन आपका ही होता है। देखो अगर आप एक बिगिनर हो ना तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस दूंगा, एकदम छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। पहले सीखो और फिर समझो और फिर अमाउंट बढ़ाओ। अगर आप यूएस स्टॉक एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इंड मनी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमेशा याद रखना, कभी भी प्रेशर में आके इन्वेस्ट मत करना, पहले समझना और फिर एक्शन लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज keep inspiring.